नमस्कार। मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इजराइल हमास जंग का आज 69वां दिन है। इजरायली सेना गाजा में कब्रिस्तान को भी तबाह कर रही है। इजरायली टैंकों ने शाजाए शहर के ट्यूनिशाई कब्रिस्तान, जबलिया के अल फजूला कब्रिस्तान समेत 6 कब्रिस्तानों को तबाह कर दिया। इस बीच अमेरिका ने इजराइल से कहा कि आने वाले समय में वह हमास के खिलाफ हमले कम कर दे। साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नेतन्याहू से गाजा के लोगों का जीवन बचाने के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की। गाजा से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इनमें कब्रों को रौंदते हुए निकले इजरायली टैंकों के निशान दिखाई दे रहे हैं। जंग में अब तक गाजा के 19,000 लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में कब्रिस्तानों में जगह नहीं होने के चलते सामूहिक कब्रगाह बनाए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने इजराइल से गाजा में हमले कम करने को कहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन से इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा, ये जंग अभी कई महीने चलेगी। अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवन और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट की मुलाकात के बाद गैलेंट के दफ्तर की तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया। इनमें कहा गया, हमने अमेरिका को बता दिया है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी, शायद कई महीने। हमास आतंकी संगठन है और उसने जंग के लिए कई साल तैयारी की है। इसके लिए जमीन के नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। इस टनल नेटवर्क को खत्म करना आसान नहीं है, इसमें कई महीने लगेंगे। हम भी तैयार हैं और इस टनल नेटवर्क को खत्म करके ही दम लेंगे। गैलेंट और सुल्लिवन ने लेबनान की तरफ से इजराइल पर हो रहे हमलों पर विचार किया। सुल्लिवन ने कहा, इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए जो कुछ कर रहा है, मैं उससे सहमत हूँ। इजराइल को मदद देते रहेंगे। दोनों देशों का मकसद एक है और ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जरूरी कदम है। गाजा में आम लोगों को बचाने के लिए इजराइल ने जरूरी कदम उठाए हैं। हम इन पर नजर रख रहे हैं। वहीं हमास की 36वां स्थापना दिवस पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर ये पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा कि हमास 36 साल पहले बना था। उम्मीद करते हैं ये उसका आखिरी स्थापना दिवस हो। तस्वीर में केक पर कैंडल की जगह रॉकेट लगे हैं। हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया ने कहा, उनका संगठन चाहता है कि आम लोगों को बचाने के लिए अब जंग बंद होनी चाहिए। टीवी पर जारी हानिया के स्टेटमेंट की जानकारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी है। हानिया ने कहा, हमारे ग्रुप की मिलिट्री विंग भी चाहती है कि जो भी बात जंग खत्म करने के लिए हो, उसका समर्थन किया जाए। इसका फायदा गाजा के आम लोगों को होगा। हमने 16 साल तक गाजा पर शासन किया है। इजराइल के हमले बंद होने के बाद भी हम ही वहां रूल करेंगे। हानिया ने कहा, जो लोग जंग खत्म होने के बाद गाजा में हमास के शासन के भी अंत का सपना देख रहे हैं, वो सपना ही रह जाएगा। गाजा पर हमास की सल्तनत रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक जर्मन फाउंडेशन के सर्वे के हवाले से कहा गया है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक यानी पश्चिमी किनारे में हमास का समर्थन बढ़ रहा है और ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सर्वे के मुताबिक इजराइल जिस तरह की बमबारी गाजा में कर रहा है, उससे वेस्ट बैंक के लोगों में हमास को सहानुभूति मिल रही है और यही वजह है कि लोग अब हमास का समर्थन पहले के मुकाबले ज्यादा कर रहे हैं। ये सर्वे 1200 युवाओं के बीच किया गया है। ये लोग गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं। सर्वे आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसके मुताबिक ज्यादातर फिलिस्तीनी मानते हैं कि इजराइल कभी हमास को खत्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया था। उसने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था, यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हामद ने अल जजीरा से कहा था, ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में
दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो आज मुद्दा में इसी पर बात होगी कि आखिर इजराइल और हमास की जंग कहां जाकर रुकेगी, आखिर इसका जो पूरा निष्पक्ष एक फैसला निकल कर आएगा वो किसके पक्ष में होगा। फिलहाल इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जेके त्रिपाठी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इजरायली सेना अब हमास के कब्रिस्तानों को भी नष्ट कर रही है, लगभग 6 कब्रिस्तान नष्ट कर चुकी है। इस पूरी वारदात को कैसे देख रहे हैं सर आप? इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जो है ये काफी समय से चला आ रहा है, जब से इजराइल की स्थापना हुई 1948 से। लेकिन ये दो तरह की कम्युनिटीज के बीच में एक नफरत है जो कि 2 शताब्दियों से भी ज्यादा की है जी। को याद होगा कि 2000 साल पहले जब वहां से ज्यूज भगाए गए थे बाइजेंटाइन एम्पायर द्वारा, और उसके बाद फिर वहां पर इस्लाम का उदय होने के बाद वहां इस्लाम आया, तब से ये परेशानी हो रही है। तो अब एक चीज आप ये देख लीजिए कि अगर 1948 में यूएन ने एक इजराइल बना भी दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके ठीक दूसरे दिन अगले ही दिन अरब देशों ने आक्रमण कर दिया बिना यूएन में और कोई प्रतिरोध किए हुए या क्या। तो शुरुआत तो अरब देशों की ओर से हुई है, उन्होंने तो परेशानी में डाला है इजराइल को। अब ये बात अलग है कि अब इजराइल जरूरत से ज्यादा, मतलब जितना होना था उससे ज्यादा प्रतिकार कर रहा है, और यूएस प्रेसिडेंट के और जैक सुलिवान के अनुरोध के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के बावजूद इजराइल यही कर रहा है कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा हम सांस नहीं लेंगे। और अब इजराइल, आपने देखा कि सुरंगों में समुद्र का पानी भर रहा है ताकि वहां जितने भी लोग हैं वो डीएक्टिवेट हो जाए। इसके साथ साथ इजराइल को अब एक और वो मिल गया है बहाना कि अभी आज ही कुछ घंटे पहले एक जो वो थे होस्टेज था, एक बंधक जो था, उसकी लाश मिली है इजराइल को। तो इजराइल का एक तरह से रिन्यूड वो हो गया है बयान, या एक तरह से रिन्यूड उनका रिजोल्यूशन हो गया कि हम जरूर इसको खत्म करेंगे। हालांकि इसका परिणाम जो है वो आम नागरिक भी भुगत रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि 29,000 से ज्यादा मिसाइल से इजराइल ने दागे हैं, जिसमें कम से कम 45% अनगाइडेड थे, मतलब कि जो यहाँ वहाँ इधर उधर गए, जहाँ की गाजा के सामान्य नागरिक जो है सिविलियन, उनके ऊपर गिरे और उनकी मौत हुई। जैसे आप भी बता रही थी कि कितने हजार से ज्यादा सर गाजा में लगभग 19,000 लोग मारे जा चुके हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें लेटेस्ट तो यही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी ये कहा गया प्रस्ताव में, और उस प्रस्ताव में भारत ने भी समर्थन किया कि तुरंत अनकंडीशनल सीजफायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड पे किसी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए, और सारे बंधकों को इमीडिएटली बिना किसी कंडीशन के बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इजराइल ये करेगा। हालांकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका और ऑस्ट्रिया ने 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें हमास की निंदा भी की गई थी जबकि इस प्रस्ताव में जो इजिप्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और पारित हो गया, उसमें निंदा नहीं थी। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के वो दोनों प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। इसका मतलब कि अब हमास, चाहे जितना हमास का काम निंदनीय रहा हो, अब विश्व के बहुमत की नजर में इजराइल जो है वो जरूरत से ज्यादा इसका प्रतिरोध कर रहा है, या जरूरत से ज्यादा इस पर हमला कर रहा है। जी
हमारे साथ जितेंद्र जी भी बने हुए हैं। सर देखिए, बात यही खुलकर आ रही है कि चाहे हमास ने पहले भले ही कार्यवाही की हो, लेकिन जिस प्रकार से अब इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं हमास के लोगों को ही जो है पूरी जो संवेदनाएं हैं वो मिल रही हैं, क्योंकि इजराइल अब युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है, लोग मरते जा रहे हैं। त्रिपाठी देखिए, हर एक बात से सहमत हूँ और उसको ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। पहली बात जो आप देखें कि मैं इसके पूरे टोटलिटी में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमास ने अटैक किया, मैंने पहले भी कहा आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे, कि वो अपने आप कर ही नहीं सकता, कहीं न कहीं से उसको सपोर्ट मिला है, बड़ा सपोर्ट है। और ये अटैक इजराइल पे तो है ही, ताकि भी जियोपॉलिटिकल जो एजेंडा इस रीजन में है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है जी। अब यहाँ पे जो आपने कहा कि जो इजराइल रुक निकला है, तो जिन लोगों ने इजराइल की स्ट्रेटेजिक साइकी में एक बात करता हूँ, जिन लोगों ने इजराइल की स्ट्रेटेजिक साइकी समझने की कोशिश की, तो हर एक अटैक से इजराइल का 4 फेज अप्रोच रहता है। खास करके जब पैलेस्टीनियन के नाम पे टेररिज्म होता है, प्रिवेंशन, प्रीएम्प्शन, तो उसके बाद कहते हैं डेटरेंस, फिर होता है रिप्राइज। तो जब 7 तारीख का अटैक होता है 7 अक्टूबर का, तो प्रिवेंशन प्रीएम्प्शन फेल हो चुका था फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इजराइल जोरों से रिटेलिएट करेगा, और रिटेलिएट करने के बाद होगा क्या कि पूरे अरब के देशों में एक ऐसी भावना बनेगी कि वहां पे जो अमेरिका के स्टेबल एलाइज हैं वो भी प्रेशर में आ जाएंगे। तो देखिए, अमेरिका का जो एजेंडा है वहां पे वही देखना चाहता है कि जो उस रीजन में उसके एलाइज हैं, खास करके सऊदी अरब, तमाम देश, इन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी पैसे नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर अमेरिका इजराइल को छोड़ नहीं सकता है। तो इस वजह से वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, जो मेरी इंटरनेशनल थिंक टैंक के लोगों से बात होती है और बात होने पे जो पता चलता है, उनमें बहुत लोगों का ये मानना है कि अभी तो युद्ध चल रहा है, वो कुछ भी युद्ध के खिलाफ कहना नहीं चाहते, लेकिन उनको लगता है कि युद्ध के बाद में ये अपने देश की जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बजाय अपने पॉलिटिकल एजेंडा को भी, यहाँ की फिलहाल सरकार है इजराइल की, नेतन्याहू की सरकार है, और बहुत सारे ज्यूविश हार्डलाइन रेडिकल्स है, वो लेकर आते हैं, और उनको लग रहा है कि जो अब्राहमिक अकॉर्ड के जरिए जो कुछ भी गेन हुआ है वो खराब किया जा सकता है। एक और मुद्दा जो सामने आ रहा है कि इजराइल को उम्मीद की जा रही थी कि बहुत जल्द से जल्द वो युद्ध समाप्त कर देगा। दो बात, इंटेलिजेंस के लेवल पे फेलियर हुई ही, लेकिन इजराइल के प्रिपेयर्डनेस में जिस किस्म के प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन चाहिए होते थे, वो प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन नहीं थे। आज इजराइल ने पानियों के साथ साथ एक बबल बम बनाने की, कहीं से इजराइल से किसी ने मुझे भेजा कि बबल बम बनाया है, जिसमें वो हर तरीके से हर चीज को सील कर देगा, और बहुत ही लो कॉस्ट और हाई इम्पैक्ट जो है ये एक वेपन है जो टनल्स में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इजराइल जो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं था। अमेरिका को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पर्सनल एजेंडा के चक्कर में, ऑलरेडी इजराइल की इमेज को डेंट लगा है कि इतना लंबा युद्ध चल चुका है, अब नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो ज्यूविश हार्डलाइन जो सरकार है इजराइल की, कहीं ऐसा न करे कि इसके लोगों के पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से वहां पे और ज्यादा इंस्टेबिलिटी ला दे, क्योंकि हमास में अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना इजराइल को ध्यान रखना है कि ईरान भी बैठा हुआ है, ईरान के पीछे चाइना की भी पैकिंग है, दूसरे एक्टर्स भी बैठे हुए, लेबनान से ये हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा वो अपने आप को एग्जॉस्ट कर दे कि पूरे अरब देश में एंटीपैथी बन जाए, और कहीं उसकी प्रिपेयर्डनेस या कैपेसिटी आने वाले खतरों से निपटने की कम न हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है, जो भी अमेरिका का ये है वो बैलेंस तो कर रहे हैं, वो उनके दिमाग पे भी पे कर रहा है, और बहुत सी बातें देखिए डिप्लोमेसी में, त्रिपाठी साहब मुझसे वरिष्ठ वो बताएंगे आपको, बहुत सी बातें डिप्लोमेसी में कभी सामने आती नहीं, और उसको कभी कभी हम लोग अपने अनुभव से असेस करने की कोशिश करते हैं, और असेसमेंट आमतौर पे मैं कह सकता हूँ कि सभी का तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तो बिल्कुल सही होता है, मेरी असेसमेंट कभी गलत नहीं हुई है। इससे आई कंक्लूड। जी देखिए, इजराइल लगातार गाजा को चेतावनी देता रहता है कि हम गाजा को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, लेकिन मुद्दा वही है कि गाजा अगर समाप्त हो भी गया, खत्म हो भी गया, तो आखिर गाजा पे हुकूमत किसकी होगी। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही था, यहीं पर मैंने बात कहकर छोड़ी थी कि देखिए आखिर कब्जा गाजा में किसका होगा। तो इसी पर प्रतिक्रिया में जेके त्रिपाठी जी आपसे लेना चाहूंगी कि सर, जिस प्रकार से इजराइल हमेशा से दावा कर रहा है कि अब गाजा को समाप्त कर ही मानेंगे, गाजा का खात्मा कर ही हम हटेंगे, तो ऐसे में अगर गाजा का खात्मा हो भी जाता है तो आखिर गाजा पर हुकूमत किसकी होगी। देखिए, गाजा पर तो फिलहाल जैसा रुख लग रहा है घटनाओं का, उससे यही लग रहा है कि गाजा को अगर समाप्त करेंगे तो भी इस पे हुकूमत इजराइल की होगी, टेम्पररीली, क्योंकि उसके बाद विश्व जनमत जो है वो अरब देशों के और फिलिस्तीन के समर्थन में आकर के यही चाहेगा कि सारे देश जो हैं वो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार इजराइल और
पैलेस्टीन दोनों को मान्यता दें और पैलेस्टीन के लिए एक ही निश्चित किया जाए कि यहाँ क्या क्या होगा। वैसे भी देखिए, इजराइल जो है वो गाजा पट्टी में बाय प्रॉक्सी हुकूमत करता रहा है, क्योंकि गाजा पट्टी की पानी, बिजली की सप्लाई, मेडिकल सप्लाईज, और गाजा पट्टी से हर दिन 20,000 से ज्यादा लोग इजराइल में जाकर के वहां पर नौकरी करते थे, इसका परमिट दिया जाता था। तो इजराइल तो एक तरह से कंट्रोल कर ही रहा था। लेकिन अब इससे भी बड़ी बात यह है कि मान लिया अभी गाजा पर ये स्थिति, युद्ध विराम हो जाता है, तो युद्ध विराम के बाद क्या? क्योंकि जो रिकंस्ट्रक्शन है गाजा का, उसमें देखिए साफ साफ अरब देशों ने इनकार कर दिया कि हम गाजा में किसी तरह के रिकंस्ट्रक्शन में योगदान नहीं करेंगे। तो वो कौन करेगा? वो या तो इजराइल करेगा या तो अमेरिका करेगा, क्योंकि अभी तो फिलिस्तीनियों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि सारे जो तहस नहस हुई ये चीजें, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ उसको बनाया जाए। तो ये सबसे बड़ी समस्या होगी, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी इस बार ऐसा कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका में बाइडेन खुद ही वहाँ के हाउस ने, लोअर हाउस ने ऑलरेडी उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए अनुमति दे दी है उनके बेटे के वजह से। तो अब ये सब चीजें जो हैं, बाइडेन को भी उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ भी नीचे गिरा हुआ है उनका, और अगले साल इलेक्शन भी है। तो ये चीजें बाइडेन को कॉर्नर कर रही। मेरे ख्याल से बाइडेन इसमें कुछ ऐसी खास मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वैसे भी देखिए यूक्रेन में भी वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने, सीनेट ने इनकार कर दिया है कि जब तक आप मेक्सिको में बाउंड्री नहीं बनाएंगे तब तक हम आपको किसी भी इस तरह के वेंचर के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी कि इतने नरसंहार के बाद, इतने बड़े पैमाने पे विध्वंस के बाद गाजा पट्टी में क्या वहाँ बिना किसी आबादी के इजराइल रूल करेगा, और करेगा तो उसका क्या होगा? क्योंकि जहाँ इतना विध्वंस हुआ है उसको पूरा करने के लिए किसकी क्षमता होगी और कौन आगे आएगा? जी जेके जी, बखूबी आपने समझा दिया, लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जितेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गाजा में रहने वाला हर कोई तो आतंकवादी है नहीं, ऐसे में पैलेस्टीनियंस भी जो हैं, तमाम जो मासूम लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और अगर वो लोग मारे भी जाते हैं तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? क्योंकि देखिए, इजराइल जिस हिसाब से नरसंहार कर रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इजराइल ने यह साफ कर दिया कि 36 साल पहले गाजा की स्थापना हुई थी और ये आखिरी स्थापना दिवस होगा गाजा का। देखिए नन्नी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर नेतन्याहू साहब के एडवाइजर होती तो शायद वो कैसे सोच सकते थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स बड़ी दूर है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत साल के सालों तक आम जनता की जिंदगी को किसी ने परवाह नहीं किया, तवज्जो नहीं दिया कि क्या होगा। त्रिपाठी जी ने जैसा कहा, मैं थोड़ा सा उसे डिफर करता हूँ कि आने वाला समय और खतरनाक लग रहा है, क्योंकि अगर गाजा को पूरी तरीके से ध्वस्त कर भी दिया तो जो पॉलिटिकल पोजीशन फिलहाल इजराइल में है वो इतनी हार्ड लाइन जो रेडिकल ये है कि मुझे नहीं लगता है कि वो न तो 2 स्टेट पे ये करेगी ना कुछ और करेगी। वो कंसेशन देने वाले नहीं है। संभव है गाजा को पूरी तरीके से कैप्चर कर लें, जब तक बहुत प्रेशर नहीं आए तब तक वो छोड़े नहीं। अगर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ और करेंगे, वो एकदम पैलेस्टाइन को खत्म कर देना चाहते हैं। जो उनकी साइकी है कि जिस तरीके से अलक्सा मस्जिद में जाके उन्होंने तोरा पढ़ने की कोशिश की उन लोगों ने, और जिस तरीके से पुलिस की ज्यादतियां हो रही हैं वेस्ट बैंक में भी, तो ये एक चिंता की बात है। हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्योंकि ये रिजिम वो अलग समय था कि जब अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस के लॉन्च पे कभी हाथ मिलाया था, वो एक अलग समय था। ये एक अलग समय दिख रहा है जिसमें अमेरिका भी उतना मजबूत नहीं है कि ये, और ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस है, और फॉल्ट लाइंस में सारे अपने एजेंडा को तो कर रहे हैं, अपने मास सेंटिमेंट को तो कोशिश कर रहे हैं कंटेन करने की। लेकिन जो डिफरेंसेस सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच में चल रहा है, एक लीडरशिप का कंपटीशन जो ईरान का और टर्की का और इसका चाइना के साथ एक्सिस बन रहा है, तो लग तो यही रहा है कि गाजा के लोग जो है वो उनको बलि का बकरा बना दिया गया है। उनकी जान की कीमत जो है भेड़ बकरी की जान से भी बदतर कर दी गई है, और पूरी तरीके से गाजा का इस्तेमाल किया गया है। और जिस किसी ने किया हो, चाहे वो हमास किसी के हाथ में टूल बन के कर रहा हो, चाहे उसके पीछे जो खड़ी ताकतें हैं वो करवा रही हो, लेकिन तमाम चीजों में जो आपने कहा कि गाजा के लोग को बलि का बकरा बना दिया गया है। कहीं ह्यूमन सिंपैथी या ह्यूमन सेंसिटिविटी दिखाई नहीं पड़ रही है, न इजराइल की तरफ से, न उतनी ज्यादा जो है मैं कहता हूँ कि अरब के देशों की तरफ से भी थोड़ा बहुत जरूर हो रहा है
लेकिन कोई उन्हें ओन करने की पोजीशन में लग नहीं रहा है और जी। भविष्य भी उनका बहुत चिंताजनक है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन ना आ जाए। सर, चिंताजनक भविष्य का आपने जिक्र कर दिया तो इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आप ही से लेना चाहूंगी। देखिए, एक ऐसा स्टेट जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, क्योंकि देखिए अमूमन सारे आतंकवादी तो मारे नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बच ही जाएंगे। तो अगर ऐसा स्टेट बन जाएगा गाजा जहां किसी का नियंत्रण नहीं होगा, तो आतंकी गतिविधियां तो तब और तेज हो जाएंगी। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो है मेरी असेसमेंट ये है कि इजराइल पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, वहां पे देखेगा कि कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो जो उसके टेरिटरी का इस्तेमाल किया जा सके। कई दफे हम लोग कहते हैं कि ऐसे थर्ड स्टेट या फ्रेजाइल स्टेट्स हैं जिनकी टेरिटरी को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से इस्तेमाल करते हैं और उतने फ्रेजाइल नहीं हो तब भी उसके सिस्टम में घुस के इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पूरी साजिश मुझे लग रही है, मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद भले ही गाजा से हो या नहीं हो, लेकिन एक पूरी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को वेस्ट एशिया में जो डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा था सऊदी अरेबिया, उसको जो है कुछ ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक फिलिप मिलेगा और उस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को और ऐसे ग्रुप्स को जो खास करके भले हमास ना हो तो किसी और नाम से आए, जिसको कहीं ना कहीं से देखिए कोई भी ऐसा ग्रुप हो ही नहीं सकता जिसको किसी न किसी डीप स्टेट की फंडिंग नहीं हो, सपोर्ट नहीं हो, सेंचुरी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं से इनको भी मिल रहा था। कई दफे लोगों का ये कहना है कि अमेरिका ने जो हथियार यूक्रेन को दिए वो उसमें से बहुत बड़ा हथियार जो है हमास के पास पहुंच गया। ऐसी तो ये जो है हमास रहे या नहीं रहे, आने वाले दिनों में कई एक इस्लामिक ग्रुप आएंगे। चलिए, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये देखना ही बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर इजराइल और हमास की ये जंग कब जाकर रुकेगी, आखिर इंसानियत का इस प्रकार से नरसंहार कब जाकर रुकेगा। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।